Welcome students again. This is in the sequence of the lectures of electrochemistry where I'm just giving you the fifth lecture today. In the last lecture I discussed with you about electrode potential. I told you about EMF. But I just told you that electrode potential and EMF under standard conditions. Students, you should be knowing standard conditions क्या होती हैं कि when temperature of the system, operating temperature is 25 degrees Celsius and the concentration of the electrolytes which are taken in any of the electrode is 1 molar. लेकिन अगर ये concentration change हो जाए, मान लीजिए कि वो 1 molar ना हो, 0.1 molar हो, 0.2 molar हो, 3 molar हो, कितनी भी हो except 1 molar और टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस ना होकर कुछ और हो तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ता है बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा तो क्या होगा उससे ईएमएफ भी चेंज हो जाएगी सेल पोटेंशियल उसे बोलते हैं ईएमएफ को ही सेल पोटेंशियल बोलते हैं तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके बीच में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट दैट कि इफेक्ट अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड है उसके बीच में हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया हमने उसके टेम्परेचर को चेंज किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे सेल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो हियर आई एम विद द टॉपिक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF of the cell. Students, you should be knowing that ये जो सारा इफेक्ट था ये जो सारी स्टडी थी that was done by a scientist Nernst who gave an equation Nernst equation. यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर ये डायग्राम शो किया हुआ है दिस इज अ डायग्राम जिसमें आई हैव टेकन दिस वेसल एंड इन दिस वेसल से आई हैव टेकन जिंक रॉड dipped in the solution of zinc sulfate. It is a zinc electrode. As in my last lecture I just told you that when an element is placed in contact with its own ions, तो then it is termed as electrode. तब हम उसे electrode बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर जो स्पेशलिटी है वो ये है it is not standard electrode. क्यों नहीं है standard electrode? Because यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी जो concentration ली वो कितने ली 0.1 molar. ठीक तो इफ इट इज इट्स कंसंट्रेशन 0.1 मोलर तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दैट विल नॉट कम डाउन टू बी सेम एज स्टैंडर्ड और आपको ये पता होना चाहिए इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है दैट इज ई नॉट ऑफ मैंने आपको करवाया था Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट इन लास्ट लेक्चर आई जस्ट टोल्ड यू दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू आल्सो एक्सपेरिमेंटली यूजिंग SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनीहाउ आप उस लेक्चर अगर कोई डाउट हो तो उस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा ना दिस इज ए रिएक्शन में इसके लिए लिख रहा हूं Zn जिंक चेंजिंग टू जिंक +2 आयन +2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज व्हाट इज नोन एज नर्न्स इक्वेशन और ये नर्न्स इक्वेशन क्या है कि E इज इक्वल टू E0 - RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ Zn अपॉन Zn आयन कंसंट्रेशन देखिए ये जो सिंबल होता है Ln या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं log E ये नेचुरल लॉग होता है लेकिन जो हमारे पास जो टेबल में जो वैल्यूज दी होती हैं जो हमारी बुक्स के पीछे टेबल दिए होते हैं वो log बेस्ड पर 10 की फॉर्म में होते हैं तो इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट फॉर आवर कैलकुलेशंस टू चेंज द वैल्यू ऑफ log E टू log 10 और ये एक सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है जिससे हम इसको कर सकते हैं दैट इज नेचुरल log इज इक्वल टू 2.303 R 2.303 log of 10 log बेस्ड पर 10 एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि मोलर कंसंट्रेशन ये आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11th में कि दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द ऑल द सॉलिड्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जो मोलर कंसंट्रेशन सभी सॉलिड्स की वो हमेशा 1 होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यहाँ पर ये जो डिफरेंट हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं है ना उन पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं कि वो पैरामीटर्स क्या कुछ है देन द थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू अस वो हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इसमें ये है कि E व्हाट इज दिस E is electrode potential of that electrode under given conditions.
भाई जिस कंडीशन में है वो, उसको क्या कंसंट्रेशन है, क्या टेम्परेचर है. ई नॉट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. आर यू नो गैस कांस्टेंट होता है T absolute temperature, N is the number of electrons transferred and F is 1 Faraday, क्योंकि NF क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग, है ना. 1 मोल ऑफ द चार्ज जब फ्लो करता है तो उसमें करंट कितना फ्लो करता है, 1 Faraday. हमने आपको Faraday लॉस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ. लॉग ऑफ जिंक, ये सॉलिड है, अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन में जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन. नाउ इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, लॉग बेस टू पावर 10 में चेंज कर दिया, 2.33 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई. आपको ये पता है जिंक जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई. नाउ यू सी दैट यहां पर कुछ चीजें कांस्टेंट है. एंड व्हाट आर दोज कांस्टेंट्स? वन इज आर, कांस्टेंट है. एफ कांस्टेंट है. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, तो हमारे पास से 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लें, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज कांस्टेंट्स, अगर हम इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को रख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. ये इसमें एक और कांस्टेंट आया था, वो आता है 0.0591. तो E, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे आ गई, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log of 1 upon mn आयन कंसंट्रेशन. या इसको देखिए, आपको पता है रेस्ट, अगर लॉग वाले टर्म को अगर हम उल्ट दे, रिवर्स कर दें, तो इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है. तो वही मैंने किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख दिया. सो दिस इज लाइक दैट. तो ये इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन N log of Zn, mn आयन कंसंट्रेशन. एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करके इसको हम समझ लेते हैं. सपोज एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे ये पूछा जाता है, भी ए जिंक रॉड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट हुज कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर. वही वाला जो मैंने डायग्राम ड्रा किया वो इसी को कैलकुलेट करते हैं. गिवन दैट E नॉट इज इक्वल टू Zn आयन, E नॉट ऑफ Zn प्लस 2 Zn, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट. सो नाउ लेट अस कम टू दैट. बिकॉज अब हमें ये पता है कि ये कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो वी हैव टू यूज नर्न्स इक्वेशन. हमें नर्न्स इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. तो E इज इक्वल टू, ये नर्न्स इक्वेशन इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने लिख दी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ Zn आयन कंसंट्रेशन. अब देखिए इसमें जिंक ये आपको दिया हुआ है, ओके, ये आपको दिया है कितना, माइनस 0.76 वोल्ट. ये वैल्यू आपको दी होगी, ये वाली माइनस 0.0591 अपॉन N2. ये कैसे आया 2, पता होना चाहिए आपको. Zn से जब Zn2 प्लस जाता है तो इट टेक्स, इट ट्रांसफर, इट गिव आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 2 आ गया. लॉग ऑफ Zn आयन कंसंट्रेशन, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है कितनी होगी, 10 माइनस 1.1 हो गई ना. बस इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इट विल बी माइनस 0.76, है ना. ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.0295, ये आएगा लॉग 10 जो माइनस 1, बिल्कुल माइनस 1 लॉग 10 1 होता है. माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. 0.76 प्लस 0.0295. इसको आप सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट द आंसर. तो आपको ये पता लगा क्या कि इसकी जो वैल्यू है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो कितनी होती है, 0.76 वोल्ट. और अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो अब इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो गई. तो वी हैव लर्नड अबाउट दिस थिंग कि कंसंट्रेशन के चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है. और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होएगा तो सेल पोटेंशियल मतलब EMF ऑफ द सेल तो सर्टेनली चेंज होगी ही. और वो कैसे चेंज होती है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस नाउ. तो ये नर्न्स इक्वेशन है फॉर सेल, मतलब टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल. मैंने इसके लिए जनरल इक्वेशन लिखी. आप पहले इसको इस जनरल इक्वेशन की टर्म में ही स्टडी करें, तभी आपके लिए कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल करने के लिए आसानी होगी. हालांकि मैं इसके लिए सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकता था, बट नो, इट्स नॉट माय वे ऑफ टीचिंग. यहां पे लिखा हुआ है लेट फॉर ए सेल, सपोज एक सेल है, A ऑफ A, B ऑफ B,
चेंज इनटू x ऑफ x प्लस y ऑफ y। ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट्स है। तो इसके लिए हमने ईएमएफ लिखा, तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। बस सिर्फ देखिए उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नीचे सेल नहीं लिखते, ई लिख देते हैं। वो सिंबल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और नीचे सेल लिख दिया, तो ये सेल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ई ऑफ द सेल उसी तरीके से हमने इसको लिया -0 RT अपॉन NF log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। एंड रिमेंबर, जब भी हम मोलर कंसंट्रेशन को लिखते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ईच रेज टू पावर द कोएफिशिएंट्स एज गिवन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, वो हम लिखते हैं। इसका आगे यूज होएगा, आई टेल यू अबाउट दैट आल्सो। अब देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, वही वैसे ही नेचुरल लॉग को log बेस टू पावर 10 में चेंज किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon n log of concentration of the products upon concentration of the reactants। मैं इस इक्वेशन को रियल फॉर्म में लगाता हूं। रियल फॉर्म में ऐसे लगा रहा हूं, से Zn प्लस Cu मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट, ये वही वाला सेल है जो हमने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इसको स्टडी करते हैं। Zn प्लस Cu2 प्लस चेंज इनटू Zn2 प्लस प्लस Cu, ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट हो गई। इसी को मैंने यहां पे लगा दिया। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसमें क्या आएगा, जिंक आयन कॉपर अपॉन जिंक एंड कॉपर आयन। अब आपको ये पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज इक्वल टू कॉपर इज इक्वल टू सॉलिड इज इक्वल टू 1, तो उसको तो नेग्लेक्ट कर दिया यहां से और यहां से, एंड ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। ये देख लीजिए इसको ध्यान से। अब यहां पर ये देखो, आपको पता कि Zn से Zn2 प्लस जाना ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और कॉपर आयन से कॉपर जाना रिडक्शन हाफ है। इसलिए मैं नॉन्स्ट इक्वेशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्या, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द ऑक्सीडेशन हाफ अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द रिडक्शन हाफ। तो ये आपके पास ईएमएफ निकालने के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन होगी। लेकिन यहां पर मैं कुछ स्पेशल केसेस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज दैट, या चलो अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल पहले आपको करवा दें तो ठीक रहेगा। सपोज मैं ये कहता हूं, सुनिए बेटे, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये आपको दिया हुआ है, सपोज कि Zn2 प्लस ओके 0.1 मोलर डबल बार Cu2 प्लस Cu 0.01 मोलर, ये इसकी कंसंट्रेशन है। इसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें ईएमएफ मतलब निकालने के लिए नॉन इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यहां पर गिवन ये आपको दिया हुआ होगा, E नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ से Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। देखिए बच्चों, इन न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ। आपको पता है E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ओके, यहां पे कैथोड क्या है, आपको वही बताया था ABC, एनोड ब्रिज कैथोड, तो कॉपर 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ये तो आ गई इसकी ईएमएफ जब इसकी कंडीशन क्या स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है जैसा यहां पर है, तो फिर आपको क्या लगाना है, नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन अगर मैं इसके लिए लगाऊंगा तो क्या आएगा, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ। E नॉट ऑफ द सेल 1.10 वोल्ट हमने निकाल लिया यहां से, माइनस 0.0591 अपॉन n। देखिए Zn से Zn2 प्लस जाना 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस आयन से Cu जाना भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मतलब n इज इक्वल टू 2 log ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में इसकी कंसंट्रेशन क्या 0.1,
0.1 अपॉन 0.01, बस उसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर. नाउ आई एम टेकिंग विद यू अ स्पेशल केस. और वो स्पेशल केस क्या है कि सपोज अगर दोनों साइड में n की वैल्यू सेम ना हो, ठीक, जैसे ये वाला केस है. क्या केस है? Cu2 प्लस, यहां पर N2 है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एंड Ag आयन से Ag एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ. तो इस टाइप की इक्वेशंस लिखते वक्त हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, तब आपको ये वाली फॉर्मेशन याद आएगी, तब आपका यूटिलिटी ये वाली फॉर्मेशन की आएगी इक्वेशन की. क्या हमें इस टाइप की इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना है. देखिए, Cu से क्या चेंज होता है? Cu2 प्लस, एंड Ag आयन से क्या चेंज होता है? Ag. ठीक, अब यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से क्यों नहीं है बैलेंस? देखिए, इधर +1 चार्ज, इधर +2 चार्ज, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. अब नॉर्मली इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हमने लिख दिया क्या? E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अब n की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 2. मैक्सिमम चार्ज टुवर्ड ईदर साइड 2, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. लॉग ऑफ, अब ये Cu2 प्लस आयन अपॉन Ag आयन. बच्चे यही गलती करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, बट रिमेंबर मैंने आपको ये शुरू में जो इक्वेशन करवाई थी, क्या था? उसका साथ में मल्टीपल है, जो उसका कॉफिशिएंट है उसकी पावर हो जाएगी. तो यहां पे सिल्वर आयन का कॉफिशिएंट क्या? 2 है, तो इट शुड बी रेज्ड टू पावर 2. आई होप सो कि आप इस बात को समझ गए होंगे. इसी बात को इलेबोरेट करते हुए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, और वो एग्जांपल है ये वाला. सपोज मैं ये कहता हूं, ये एक इक्वेशन है Cr3 प्लस 0.1, इसकी कंसंट्रेशन हो सपोज, एंड इसकी हो 0.2, सपोज ये कंसंट्रेशन. इसका मतलब कंडीशन इज नॉट स्टैंडर्ड, तो वी हैव टू यूज नन्स इक्वेशन, हमें नन्स इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. लेकिन इधर Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और इधर Fe2 प्लस से Fe 2. तो व्हाट वी शुड डू, इक्वेशन लिखते हैं. Cr से क्या चेंज हुआ? Cr3 प्लस, और Fe2 प्लस से क्या चेंज हुआ? Fe. इस इक्वेशन को चार्ज की फॉर्म में बैलेंस करने के लिए इसको आप क्या करोगे? यूज मल्टीप्लाई इट विथ 3 2s are 6. इसको 2 से 2 3s are 6. चार्ज दोनों साइड में बैलेंस हो गया. 3 आयरन 3 आयरन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ. अब नाउ चार्ज ट्रांसफर्ड, इधर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 6, और इधर भी कितना है? 6. इसका मतलब जब मैं इसके लिए लिखूंगा इक्वेशन, तो वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 6. और ये इक्वेशन कैसे होगी? E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6, मतलब n लॉग ऑफ. अब क्रोमियम आयन, इसका कॉफिशिएंट क्या है? 2, और अगर इसका कॉफिशिएंट 2 है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय इट इज 2, एंड ये जो 3 है 3. जैसे अगर मुझे इस इक्वेशन को लिखना हो, कैसे लिखूंगा? इज इक्वल टू E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n. 6 हो गया, लॉग ऑफ. अब देखिए क्रोमियम आयन कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 रेज़्ड टू पावर 2, एंड आयरन Fe2 प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 रेज़्ड टू पावर 3. बस इसको सॉल्व करते हैं. अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने सेल डिस्कस किया, और जब भी सेल कहा आपके दिमाग में एक बात आई कि एक साइड में एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे साइड में दूसरा इलेक्ट्रोड है. जैसे अभी तक हमने लिया, एक साइड में जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक साइड में क्या ले लिया? कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया. लेकिन अब ये मैंने बड़ा अजीब सा केस ले लिया. क्या? सपोज ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दोनों साइड जिंक इलेक्ट्रोड रखती है. क्या क्वेश्चन ये आता है, क्या इसमें भी चार्ज फ्लो पॉसिबल है? माई आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो जो होता है ना, दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस.
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण से होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। मींस अगर ये मेरे पास दोनों सेम इलेक्ट्रोड है, ये भी जिंक सल्फेट और ये भी जिंक सल्फेट, ठीक, इसकी अगर सपोज कंसंट्रेशन हमारे पास हो 0.1 मोलर जिंक सल्फेट और इधर हो 0.2 मोलर, तो इन दोनों हाफ में कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण से क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफर करेगा। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफर करेगा तो सर्टेनली एक बात तो आप समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण से चार्ज फ्लो करेगा। इस टाइप के सेल्स को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। बच्चों इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल तो क्या है? जीरो, बिकॉज ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट कैथोड और एनोड तो स्टैंडर्ड कंडीशन में सेम ही है, तो ये जीरो होगी। तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल को काट दो आप, इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ C2 अपॉन C1, वेयर व्हाट इज दिस C2? C2 हायर कंसंट्रेशन है, ये वाला, ये वाला 0.2। इस केस में अगर मैं लगाऊं तो 0.2 एंड C1 लोअर कंसंट्रेशन है। एंड रिमेंबर C2 इज द हाफ विद हायर कंसंट्रेशन, और यहां पर हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। एंड C1 इज द हाफ विद लोअर कंसंट्रेशन, और यहां पर हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। एक चीज और, थोड़ा सा और इसको आगे एक स्टेप और आगे लेके चलते। सपोज मेरे पास एक ऐसा ये मैंने एक सेल बना दिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, से दोनों सेम है, कॉपर सल्फेट, कॉपर 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 सल्फेट, सेम कंसंट्रेशन, C1 इज इक्वल टू C2, कंसंट्रेशन में सेम है। तो फिर क्या इनमें टेम्परेचर चार्ज फ्लो कर सकता है? आंसर इज यस। अगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हो तो तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस से फिर भी चार्ज फ्लो कर सकता है। तो यू शुड बी नोइंग दैट ये जो चार्ज फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से है, एंड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर उनमें से कोई भी चेंज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर एंड चार्ज फ्लो विल बी देयर। ये आपका एक बेसिक आइडिया था किसका? नर्न्स इक्वेशन का, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका थोड़ा सा और एस्पेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी शैल बी डूइंग इट्स न्यूमेरिकल्स। मूविंग इनटू द फर्दर डिटेल्स ऑफ नर्न्स इक्वेशन, और इसको हम दूसरे जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उसके साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा उसका है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहूंगा। जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपके साथ स्टार्ट किए, उसमें मैंने सबसे पहले आपको डेनियल सेल के बारे में बात की। एक ऐसे सेल में जिसमें हमने क्या लिया, ये आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या लिया था? जिंक रॉड, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आपने 11th में पढ़ा, 12th में भी स्टार्टिंग हम इसी से आपको करवाई। अब देखिए, अब आप ध्यान से समझें कि इस सेल में हुआ क्या, कि अगर आप इस इलेक्ट्रोड की बात करें, यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट था यहां पर, तो यहां पे जिंक आयन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बराबर थी, सेम थी। लेकिन व्हेन ऑक्सीडेशन ऑन जिंक हैज टेकन प्लेस, तो जिंक हैज चेंज्ड टू Zn2+ आयन, तो इस हाफ में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एंड इधर क्या हुआ? इक्वल अमाउंट ऑफ द कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन थे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो उन्होंने इस कॉपर आयन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? कॉपर में। तो देयर बी एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन, ठीक। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ द डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। एंड आई जस्ट टोल्ड यू इन दैट कि सल्फेट आयंस दे विल मूव वाया दिस सॉल्ट ब्रिज, एंड वो इधर से इधर मूव करते हैं और इधर आके जिंक आयन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? देखिए, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यहां पे जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जिंक रॉड ने जिंक आयन दिए, सल्फेट आयन इधर से आ गए, तो जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, और इधर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। मींस कहने का ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ कीप इंक्रीजिंग, ये लगातार बढ़ती चली जाएगी जब ये सेल वर्क करेगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिडक्शन हाफ विल कीप डिक्रीजिंग। ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो आपको नेक्स्ट आर्टिकल को समझने के लिए
ध्यान में रखना होगा। मैं इसके लिए अगर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाऊं, मींस E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon n log of oxidation half upon reduction half। यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ क्या है? जिंक आयन। रिडक्शन हाफ क्या है? कॉपर आयन। अब नाउ यू नो कि जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो उसका मतलब ये वाला फैक्टर, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर कम हुआ, तो उसका मतलब ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये सारा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये सारा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये वाला, ये सारा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कांस्टेंट में से डिडक्ट कर रहे हैं हम इसको, बिकॉज ई नॉट ऑफ द सेल तो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट में से ये फैक्टर माइनस हो रहा है, जो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिससे ये वैल्यू मतलब ई ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ई ऑफ द सेल विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली डिक्रीज होते होते एक स्टेज विल कम कि जब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, द सेल विल स्टॉप वर्किंग। यस, हम ये कहते हैं वो कंडीशन क्या है? दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब उस इक्विलिब्रियम स्टेट को मैं अगर नॉन्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 0, E of the cell 0 हो गया, is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon m log of zinc ion concentration at the condition of equilibrium and copper ion concentration at the state of equilibrium। अब log of प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसकी वैल्यू की बजाय Kc लिख दिया। तो E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log of Kc। लेकिन रिमेंबर इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। यस, थर्मोडायनामिक्स में आपने एक चीज पढ़ी है क्या? गिब्स फ्री एनर्जी। शुड बी नोइंग गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? It's the measure of the useful work done by the system other than pressure volume work। यहां पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या वर्क है? इलेक्ट्रिक वर्क डन है। एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग इनटू फोर्स। यहां पे फोर्स क्या होता है? ईएमएफ। एनएफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इनटू फैराडे ई ऑफ द सेल। इसका ये वर्क डन है, ये वर्क डन है। आपको तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू यूजफुल, तो यहां पे वो क्या है? माइनस ऑफ एन एफ ई ऑफ द सेल। लेकिन अगर कंडीशन क्या हो? स्टैंडर्ड हो, तो ई नॉट ऑफ द सेल डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ द सेल। ये कई बार ऐसा भी न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन यही निकाला जा सकता है। सुनिए, ये जो ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू है मैंने यहां से यहां पे लिख दी। देखिए, ये जो वैल्यू ई नॉट ऑफ द सेल की मैंने यहां से ली, ये यहां से, ओके। और आपको पता है ये जो 0.0591 है, ये बेसिकली मैंने लिया था 2.303 RT अपॉन NF। इस वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई करके लिया था, तो मैंने उसकी वैल्यू यहां पे लिख दी बस। तो NF से NF कैंसिल हो गया, तो डेल्टा G इज माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ Kc। तो एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ये 3 नई इक्वेशंस आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी डूइंग इट्स न्यूमेरिकल्स, numerical of the Nernst equation, numerical related to equilibrium constant and maximum work done by the cells। Thank you।